पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का फुल कन्वर्सेशनल कॉन्सेप्ट तैयार है। ऐसे वर्ड्स तैयार हैं जो आपके पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना देंगे। बहुत सारे बच्चों ने फीडबैक दिया है कि जो मेरे पिछले टेंस के वीडियोस हैं उनमें सिर्फ उनको बेसिक नॉलेज टेंस की नहीं मिल रही है, बल्कि सीधा वो अपने इंग्लिश में इंप्रूव कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे वर्ड्स मिल जा रहे हैं, वो सारे स्ट्रक्चर मिल जा रहे हैं जो उनकी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप इस टेंस में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहली चीज होती है सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ड जब आता है तो क्लियर करना होता है कि वाज लगाना है या वर लगाना है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, स्ट्रक्चर आपका तो बेस ही है, किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन बेस ही होता है। स्ट्रक्चर जब तक आपके दिमाग में ये फिट नहीं है तब तक आपके सेंटेंस आप बोलोगे पर उसमें मिस्टेक्स होती रहेगी। तो ये आपको सारे स्ट्रक्चर्स आपको सीखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं, 2-4 सेंटेंस बनाकर आपको ये ट्रांसलेशन के बाद स्पीकिंग नहीं आ सकती है। आपको देखना होता है जिस टेंस को सीख रहे हो उस टेंस में कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसको यूज करके आप अपनी रियल इंग्लिश को बोल सकते हो। आपको पास में कुछ एक्सप्लेन करना है तो उसके साथ में कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर ये वर्ड्स तो मैं जानता हूं पर मैं इंग्लिश में यूज नहीं करता हूं। क्यों नहीं करते हो भाई? इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब यही है कि आप अपनी नेचुरल जेन्युइन कन्वर्सेशनल इंग्लिश बोलें। इसके लिए ज़रूरी होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। बच्चे अक्सर 4-5 सेंटेंस पढ़ते हैं उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बस आपको हर एक चीज़ पे फोकस करना है और जब ये वर्ड्स पे एग्जाम्पल शुरू होंगे तो सबसे ज़्यादा ध्यान यही देना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे होंगे और पावरफुल होंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स जिससे आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे पहचान क्या होती है। रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट के टाइम पर, अभी से पहले के टाइम पर कोई काम हो रहा था तब आपकी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के वाज वर आएगा। अब सबसे पहली बात यही क्लियर करनी है कि आपको वाज कब लगाना है और वर कब लगाना है। एक बार में इसको फाइनल कर लेते हैं। ही, शी, इट के साथ में वाज आता है। कोई एक पर्सन, कोई सिंगुलर होता है, कोई गिनती में कर ले एक होता है तो क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। आई के साथ भी इसमें वाज लगेगा, इसको फिक्स करना है दिमाग में। दूसरा, यू, वी, दे, इनके साथ में वर आता है और कोई भी प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल मतलब 2 या 2 से अधिक होगा तो उसके साथ भी वर आएगा। देखो अभी जब अफर्मेटिव सेंटेंस बच्चे बनाते हैं तो उनके लिए इजी होता है वाज वर को थोड़ा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं और तुरंत एकदम फास्ट वाज वर को डिसाइड करना होता है कि क्या लगेगा, वहां गलतियां होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले इससे तैयार करना है। अब दूसरा आ जाता है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट आएगा, वाज वर आएगा और क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो हर स्ट्रक्चर में V1 प्लस ING आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। स्ट्रक्चर में समझना क्या होता है, अब ये अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव बनेगा तो ये रहा वाज वर। आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का लास्ट वीडियो देखा होगा तो अब बहुत आसान लगेगा आपको। वाज वर के बाद नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट आएगा वाज वर नॉट V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बनाएंगे तो वाज वर को पहले रख देंगे, बाकी उसके बाद में रख देंगे। वाज वर के बाद सब्जेक्ट आएगा V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में नॉट कहाँ लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद। पूरा का पूरा यही स्ट्रक्चर लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। फिर से यही स्ट्रक्चर लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये लगाएंगे। इसके बाद फिर से इसका सेंटेंस हम नेगेटिव में बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि सेंटेंस 3 होते हैं और तीनों का नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, टोटल 6 हो जाते हैं। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझने की जरूरत है। सब्जेक्ट आएगा, वाज वर आएगा, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वाज वर के बाद नॉट लगा दोगे। क्योंकि क्वेश्चन में वाज वर पहले आ जाता है तो फिर आपका नॉट जब आता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब देखो सेंटेंस ले लेते हैं। मैं उसका इंतजार कर रहा था, कोई काम चल रहा था, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। नेगेटिव में क्या होता है? बस जैसे मैं उसका इंतजार नहीं कर रहा था, नेगेटिव में क्या करना होता है? नहीं डालना होता है तो नहीं लगा देते हैं। वह मेरा इंतजार नहीं कर रही थी, अब मैंने यहाँ सब्जेक्ट बदल दिया और नहीं डाल दिया, इसने बता दिया कि नेगेटिव सेंटेंस है। अब जब वाज वर से सेंटेंस शुरू होता है तो हिंदी क्या से शुरू होती है, जैसे क्या मैं उसका इंतजार कर रहा था, ऐसा सेंटेंस बनता है। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। अगर मैं क्या हटा दूं तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या से शुरू हुआ, अब क्या से ही शुरू होगा, सेंटेंस में नहीं डाल देंगे हम। क्या वे तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे थे,
तो क्या के साथ डाल दिया, क्या नहीं, तो ये सेंटेंस नहीं डालने से बन जाता है। अब एक WH फैमिली बीच में डाल देनी है, कैसे, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे, तो हमने इसमें डाल दिया क्यों कर रहे थे, कब कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, क्वेश्चन वर्ड चेंज करते जाएंगे और हमारा सेंटेंस बदलता जाएगा। आगे देखो, वह तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं कर रहा था, देखो क्यों के साथ में क्या डाल दिया, नहीं। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, सेंटेंस में नहीं डालना होता है। और अगर सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो या तो वो अफर्मेटिव होता है या वो क्या से शुरू होता है, WH आ जाता है बीच में। बस 3 तरह के सेंटेंस होते हैं और तीनों में नहीं लगा देते। अब इंग्लिश बनाने के लिए आपके दिमाग को सबसे ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए किसमें, ये स्ट्रक्चर में। मैटर ये नहीं करता है कि आप इनकी इंग्लिश बना लोगे, मैटर ये नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपको इन कॉन्सेप्ट के, इन स्ट्रक्चर्स की इतनी क्लैरिटी है कि सेंटेंस कोई भी होगा, वर्ड भले मिस हो जाए पर स्ट्रक्चर में गलती नहीं होगी। इस क्लैरिटी के साथ जब पढ़ोगे तो जुबान से इंग्लिश निकलेगी, नहीं तो डाउट में इंग्लिश हर किसी के सामने नहीं बोल पाते हैं बच्चे, वो हेजिटेशन में आ जाते हैं, वो डर जाते हैं। तो देखो, मैं उसका इंतजार कर रहा था, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई वॉज, इंतजार करना वेटिंग फॉर। अब यहाँ पर जेंडर का पता नहीं है तो तुम हिम और हर में से कोई भी लगा सकते हो। आई वॉज वेटिंग फॉर हर, मैं उसका इंतजार कर रहा था। अब इसका नेगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर हर, मैं उसका इंतजार नहीं कर रहा था। तो नेगेटिव में क्या होता है, वॉज वर्ड के बाद नॉट लग जाता है। वह मेरा इंतजार नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट वेटिंग फॉर मी, तो वॉज के बाद क्या लग गया, नॉट। अब शी के साथ वॉज आता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए वॉज वर्ड के बारे में तो यहाँ लिखा है कि किसके साथ में, यू वी दे के साथ में वर आएगा, ही शीट के साथ में वॉज आएगा, आई के साथ, तुरंत क्लियर कर लें। यहाँ पर आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तुम मतलब यू के साथ क्या आता है, वर, तो हो गया वर यू वेटिंग फॉर मी, वर यू वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। क्या वे मतलब दे के साथ क्या आता है, वर आता है। क्या वे तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे थे, तो वर दे नॉट वेटिंग फॉर यू, वर दे नॉट वेटिंग फॉर यू। कितना आसान है, तुम मेरा इंतजार क्यों मतलब वाई वर यू, यही आएगा, वर यू वेटिंग फॉर मी, तो क्या हो जाएगा, वाई वर यू वेटिंग फॉर मी। अब ध्यान दो, जो बच्चे बिगिनर हैं वो ध्यान दें, वर यू वेटिंग फॉर मी यहाँ लिखा है, सेम सेंटेंस यहाँ लिखा है, बस क्या आ गया पहले, तो ऐसे दिमाग को सेट करना है कि सेंटेंस वही होता है बट WH पहले आ जाता है। बच्चे गलतियां पता है क्या करते हैं, वाई यू वर वेटिंग फॉर मी, वो अफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं, ये गलती हो जाती है। अब क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड के साथ में नहीं, नॉट कहाँ लगाना, सब्जेक्ट के बाद। वह तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं कर रही थी, वाई वॉज शी नॉट वेटिंग फॉर यू। अब सिंपल क्या है, जब हम स्ट्रक्चर अच्छे से जानते हैं तो आधी इंग्लिश वही मिलती है और दूसरी क्लैरिटी मिल जाती है, कब कौन सा शब्द लगाना है वो हम लगा लेंगे। ये हैं सारे स्ट्रक्चर और आपको ये हर तरह का सेंटेंस आपको समझ में आ चुका है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात अब शुरू होगी, कॉमन टाइम वर्ड्स फॉर द पास्ट। देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जानने के लिए इतना काफ़ी है कि मैं जान गया हूँ कि पहचान क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, पर रियल लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग करने में सिर्फ उतना काफ़ी नहीं होता है। वो बिगिनिंग तौर पे चाहिए, पर आपको अगर स्पीकिंग करनी है तो आपको ये वर्ड्स चाहिए, ये वर्ड चाहिए। जैसे कल की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पर, यस्टरडे, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। कल शाम तो क्या बनेगा, यस्टरडे इवनिंग। पिछली रात, लास्ट नाइट। पिछले सप्ताह, लास्ट वीक। पिछले महीने, लास्ट मंथ। लास्ट ईयर, लास्ट इवनिंग, सब इस तरह से लगा सकते हो, एक वर्ड बन रहा है। उस समय, एट दैट टाइम, कल 7 बजे। एट 7 o'clock yesterday, उसी समय, एट दैट मोमेंट। आगे देखो, अभी और वर्ड हैं, जबकि, वाइल, जब, व्हेन, दौरान, ड्यूरिंग, कल पूरे दिन, ऑल डे यस्टरडे, पूरी शाम, ऑल इवनिंग, लगभग 5 बजे, अराउंड 5 PM, आधी रात को, एट मिडनाइट। बच्चे सोचते हैं अरे सर वर्ड्स तो मैं जानता ही हूँ, तो जानते हो तो यूज़ करो इंग्लिश में। अब देखो एग्जाम्पल्स में कि यूज़ करने से कितना बड़ा बदलाव आता है इंग्लिश में। एक्चुअली हर बच्चा चाहता तो यही बोलना है, पर उसकी प्रैक्टिस ही सही नहीं होती है। मैं जा रहा था, वह खेल रही थी, वह खा रहा था, इस तरह के सेंटेंस प्रैक्टिस करके खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हमें आ गया, अब आगे पढ़ना है।
लेकिन नहीं, एक बार जानो तो कम से कम वर्ड्स को जानो, एक दो एग्जाम्पल तो देखो एक बार कि क्या सेंटेंस बन जाता है। सबको ये मीनिंग आता है, पर आप जब सेंटेंस में लगाते हो तब असली सेंटेंस बाहर आता है। देखो, मैं कल अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। कब की बात है? कल की बात है। आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड यस्टरडे। मेरी बहन कल एक चित्र बना रही थी। माई सिस्टर वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर यस्टरडे। अगर आप यहाँ पर यस्टरडे हटा दोगे तो ये एक साधारण सेंटेंस बन जाएगा। ऐसा लगेगा कोई इंग्लिश सीखने के लिए सेंटेंस बोल रहा है, ना कि किसी से बातचीत कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम इन वर्ड्स को जानते हो तो एग्जाम्पल में डालो, तो एग्जाम्पल में डालोगे तब तो वो निकल के बाहर आएगा। और सारे हमने कौन से वर्ड लिए हैं पता है? जो पास्ट में ही यूज होते हैं, ऐसे नहीं लिए हैं कि जो आप फ्यूचर में भी लगा लोगे। यस्टरडे इवनिंग, कल शाम। मैं कल शाम संगीत सुन रहा था। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक यस्टरडे इवनिंग। दुकानदार कल शाम अपनी दुकानें बंद कर रहे थे। द शॉपकीपर्स वर क्लोजिंग देयर शॉप्स यस्टरडे इवनिंग। अब यस्टरडे इवनिंग कल शाम की बात हो गई। यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे नून, आप यस्टरडे लगाकर जिस टाइम की बात करना चाहते हो आप बदल भी सकते हो। क्योंकि मैं सारे वर्ड्स नहीं ले सकता हूँ, आपको थोड़ा सा समझदारी से पढ़ना होगा कि यार नहीं, आप भी ऐसे वर्ड्स बना सकते हो। सिर्फ इवनिंग नहीं होता है, मॉर्निंग भी होता है, नून भी होता है, नाइट भी होता है, आप सब लगाओ। पिछली रात लिखा हुआ है तो पिछली रात हो सकता है, ठीक। पिछले सप्ताह हो सकता है, पिछले महीने हो सकता है, पिछले साल हो सकता है, पिछली क्लास हो सकता है, पिछला वीडियो हो सकता है। तो आपको एक नहीं, आपको कई सारे बोलने हैं। मैं पिछली रात अपने चचेरे भाई से बात कर रहा था। आई वॉज चैटिंग विथ माई कजिन लास्ट नाइट। मेरी माँ पिछली रात कपड़े तय कर रही थी। माई मदर वॉज फोल्डिंग क्लॉथ्स लास्ट नाइट। कोई भी एक्टिविटी जारी थी पास्ट में, कब जारी थी उसके साथ में बताएंगे। कोई क्वेश्चन भी कर सकता है कि आपकी माँ पिछली रात क्या कर रही थी, या आपका भाई पिछले सप्ताह क्या कर रहा था। तो क्वेश्चन में भी आएगा टाइम, क्योंकि जब जेन्युइन डिस्कशन होता है ना तो इसी तरह का होता है। जब आप सिर्फ टेंस को सीख रहे होते हो तो उसमें टाइम टेबल नहीं लगाते हैं, इसीलिए इंग्लिश में बोलते वक्त दिक्कत होती है। और देखो, लास्ट मंथ, पिछले महीने, मैं पिछले महीने पैसे बचा रहा था। आई वॉज सेविंग मनी लास्ट मंथ। कुछ लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, भाई पहले तो बहुत खर्च करते थे, अब क्या हो गया? तो आपने बताया मैं पिछले महीने पैसे बचा रहा था। मेरा दोस्त पिछले महीने ड्राइविंग सीख रहा था। माई फ्रेंड वॉज लर्निंग ड्राइविंग लास्ट मंथ। एट दैट टाइम, उस समय, मतलब ठीक उस समय। देखो कितना अच्छा वर्ड है। और ये डालो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और फिर इंग्लिश बोलो, देखो कितना अच्छा चेंज मिलेगा आपको। देखो, मैं उस समय अपनी चाबियां ढूंढ रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर माई कीज एट दैट टाइम। वह उस समय पौधों में पानी दे रही थी। शी वॉज वॉटरिंग द प्लांट्स एट दैट टाइम। एट दैट टाइम जानने से क्या होगा? सेंटेंस में यूज करो तो वो होगा जो आप चाहते हो, इम्प्रूवमेंट। आगे देखो, एट 7 o'clock, ये कोई भी टाइम हो सकता है ना, लिखा है 7 बजे। मैं 7 बजे अपनी किताबें व्यवस्थित कर रहा था। आई वॉज अरेंजिंग माई बुक्स एट 7 o'clock। मेरे माता पिता 10 बजे रात का खाना खा रहे थे। माई पेरेंट्स वर हैविंग डिनर एट 10 o'clock। एट 10 o'clock, देखो टाइम चेंज कर सकते हो आप, टाइम तो कोई भी लगा सकते हो। तो रियल इंग्लिश ये होती है, एट दैट मोमेंट, उसी समय, मैं उसी समय दरवाजा खोल रहा था। आई वॉज ओपनिंग द गेट या ओपनिंग द डोर एट दैट मोमेंट। मेरा दोस्त उसी समय मुझे संदेश भेज रहा था। माई फ्रेंड वॉज सेंडिंग मी अ मैसेज एट दैट मोमेंट। आप यूज तो करो इन वर्ड्स को, बनाओ तो सेंटेंस, किसी से कन्वर्सेशन में लाओ तो सेंटेंस। जब आप जेन्युइन बात करोगे तो आप बहुत एंजॉय करने वाले हो अपने कन्वर्सेशन को। अब देखो, वाइल मीनिंग क्या है? जबकि। अब इसके एग्जाम्पल को तुम्हें समझना पड़ेगा क्योंकि दो सेंटेंस एक साथ आएंगे। जब वह पढ़ रही थी, जब वह पढ़ाई कर रही थी, मतलब जब ये काम हो रहा था तब उसका फोन बजा, उसी बीच एक और काम हुआ। तो ऐसे करके आपको दो एक्टिविटी के बीच में आपको बनाना है तो आप वाइल का यूज करिए। वाइल शी वॉज स्टडीइंग हर फोन रैंग, ये पास्ट इंडेफिनिट है, आप पहले पढ़ चुके हो, समझ रहे होगे।
जब हम बात कर रहे थे, उस दौरान जब हम बात कर रहे थे तब टीचर क्लास में आए, इस ड्यूरेशन में ये काम हुआ। तो ऐसे करके लगाना है। वाइल वी वर टॉकिंग द टीचर एंटर्ड द क्लास। अब आप सोच के देखो, वाइल मीनिंग जबकि आप जान गए, तो क्या आपने बोल लिया इंग्लिश? आपको ये भी तो जानना है, अच्छा ये काम जब हो रहा था, जब ये काम हो रहा तो उसी बीच में एक और काम हुआ, ये वाला काम हुआ, राइट? जब ये काम हो रहा था, टॉकिंग चल रही थी, उसी बीच में ये काम हुआ। देखो ये भी तो सीखना है। ये है रियल इंग्लिश ट्रांसलेशन। हर बार एक सेंटेंस नहीं होता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यही गलती करते हैं आप, और आपको ये गलती नहीं करनी है। आगे देखो, व्हेन मीनिंग होता है जब, क्वेश्चन करते हैं तो होता है कब, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस जोड़ रहे हैं। जब मैं घर पहुंचा, मेरी माँ खाना बना रही थी, मीनिंग जब मैं घर पहुंचा तो कोई किसी काम में व्यस्त था, वो बताया आपने। When I reached home, past indefinite, my mother was cooking. जब मैंने उसे फोन किया वह सो रहा था, मतलब जब मैंने फोन किया ये काम हो रहा था। When I called him, he was sleeping. देखो कितने अच्छे, यहाँ पर एक सेंटेंस में नहीं आएगा, जब दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम कर रहा है यहाँ पर। और ऐसे सेंटेंस नहीं बोलते बिल्कुल बोलते, पास्ट की और बात क्या होगी, राइट? जब मैंने उसे फोन किया तब वो क्लास में अंग्रेजी सीख रहा था, राइट? जब वो मेरे घर आया तब मैं शॉपिंग कर रहा था। कोई सेंटेंस ऐसे हो सकता है। ड्यूरिंग मीनिंग दौरान। अब देखो ड्यूरिंग का यूज देखो, मैं मैच के दौरान अपनी टीम का उत्साह बढ़ा रहा था। कितना अच्छा सेंटेंस है। आई वॉज चीयरिंग माई टीम, आई वॉज चीयरिंग फॉर माई टीम ड्यूरिंग द मैच। आप देखो पहले ड्यूरिंग वर्ड को देखो। आप पास्ट कंटिन्यू, अभी आपको ऐसा लगे मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहा हूँ या मैं ड्यूरिंग का यूज सीख रहा हूँ। आप ये भी सीख रहे हो कि ड्यूरिंग अगर जानते हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे देखो कितना खूबसूरत सेंटेंस बना। एक और देखो, मेरा भाई मैच के दौरान तस्वीरें ले रहा था, मतलब मैच तो चल ही रहा था, उसी बीच में एक और काम हो रहा था। ऐसे इंग्लिश में नहीं बोला जाता, बिल्कुल बोला जाता है। माई ब्रदर वॉज टेकिंग फोटोज ड्यूरिंग द मैच। तो आप ड्यूरिंग का यूज करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ऑल डे यस्टरडे, कल पूरे दिन, कल पूरे दिन, कल पूरी रात, कल पूरे सुबह, कल पूरा दोपहर। अब वर्ड को चेंज करके बनाओ ना, मैं कल पूरे दिन अपना कमरा साफ कर रहा था। आई वॉज क्लीनिंग माई रूम ऑल डे यस्टरडे। मेरे पिता कल पूरे दिन काम कर रहे थे। माई फादर वॉज वर्किंग ऑल डे यस्टरडे। देखो मीनिंग यूज करने पर एक असली सेंटेंस बाहर आता है। असली सेंटेंस बाहर आ गया मतलब आप टॉकिंग के लिए तैयार हो। ये चाहिए, ये हर बच्चे को चाहिए। लेकिन बच्चे बस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जान लिए, स्ट्रक्चर जान लिए, 4 सेंटेंस बनाया, पीठ ठोक ली, आगे बढ़ गए, फिर टॉकिंग में स्ट्रगल हो रहा होता है। या जिनको इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है उनके सामने बोलने में डर लगता है, क्योंकि आप जज कर लेते हो कि किसी की इंग्लिश ज़्यादा बेहतर है। अराउंड 5 PM, लगभग 5 बजे। टाइम तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सीखना क्या, अराउंड। मैं लगभग 5 बजे स्कूल से लौट रहा था। आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल अराउंड 5 PM। बच्चे लगभग 2 बजे पतंग उड़ा रहे थे। द चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स अराउंड 2 PM। तो कितने अच्छे तरीके से हम वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं चल रहा है, ये आप रियल इंग्लिश सीख रहे हो जो आपको चाहिए। आगे देखो, एट मिडनाइट, आधी रात को। एट मिडनाइट, मिडनाइट मतलब आधी रात। मैं आधी रात को जाग रहा था। आई वॉज अवेकिंग एट मिडनाइट। मेरा भाई आधी रात को पढ़ाई कर रहा था। माई ब्रदर वॉज स्टडीइंग एट मिडनाइट। अब अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे पकड़ बनानी है तो आप इन वर्ड लिस्ट को, इन वर्ड्स की लिस्ट बनाइए और इसके बाद आप देखिए ट्राई करके क्या आप एग्जाम्पल्स बोल पा रहे हो। अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आप एक बार फिर से देख सकते हो, अब तो ये आपके हाथ में है। पर ऐसा नहीं है कि आपने वर्ड फिर से जान लिया और अपनी इंग्लिश में यूज नहीं कर रहे हो। आपको स्ट्रांगली वर्ड्स को यूज करना है और फिर देखो आपकी इंग्लिश में बदलाव डेफिनेटली आएगा।